ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बीएनएसएस के चैप्टर 3 की, जिसका टाइटल है पावर ऑफ कोर्ट्स। इसमें सेक्शंस 21 से लेके 29 तक आते हैं और आज हम स्पेसिफिकली सेक्शंस 21, 22 और 23 कवर करेंगे। ये तीनों सेक्शंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनो, समझो और जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उनके जवाब ज़रूर सोचो। तो सबसे पहले सेक्शन 21 बीएनएसएस, इसका ओल्ड सीआरपीसी इक्विवेलेंट है सेक्शन 26। याद रखना, बीएनएसएस में जो भी पुराना सीआरपीसी था उसे रिप्लेस किया गया है। तो जब भी पूछा जाए बीएनएसएस का S21 किस पुरानी धारा के बराबर है, आंसर होगा S26 सीआरपीसी। अब सेक्शन 21 बेसिकली ये बताता है कि कौन सा कोर्ट कौन से ऑफेंस को ट्राई कर सकता है। इसे हम कहते हैं ट्रायबल जुरिस्डिक्शन, मतलब हर कोर्ट हर क्राइम नहीं सुन सकता। एक सिस्टम है, एक हायरार्की है। बिल्कुल सही। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लो। इमेजिन करो एक बड़े हॉस्पिटल का सिस्टम। एक जूनियर डॉक्टर छोटी बीमारियां ट्रीट कर सकता है, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी वो ओनली सीनियर स्पेशलिस्ट करेगा। ठीक उसी तरह क्रिमिनल कोर्ट्स में भी सीरियस ऑफेंसेस केवल हायर कोर्ट्स ट्राई करते हैं। अब सेक्शन 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के अंडर ऑफेंसेस को 3 टाइप्स के कोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। 1 हाई कोर्ट, 2 कोर्ट ऑफ सेशन, 3 एनी अदर कोर्ट जो बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल में उस ऑफेंस के लिए लिस्टेड है। अब स्टूडेंट से एक सवाल, अगर कोई ऑफेंस किसी अदर लॉ के अंडर है, मतलब बीएनएस के अंडर नहीं है, तो उसे कौन ट्राई करेगा? बहुत अच्छा सवाल। इसके 2 केसेस हैं। पहला केस, अगर उस अदर लॉ में किसी स्पेसिफिक कोर्ट का नाम दिया गया है तो वही कोर्ट ट्राई करेगी। दूसरा केस, अगर उस लॉ में कोई कोर्ट का नाम नहीं है तो फिर हाई कोर्ट या बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट लिस्टेड है वो ट्राई करेगी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए नॉन बीएनएस ऑफेंसेस के लिए जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होती है, तो याद रखो, पहले देखो उस लॉ में कोर्ट नेम्ड है या नहीं। नेम्ड है तो वो कोर्ट, नेम्ड नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल वाली कोर्ट या हाई कोर्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम फेवरेट पॉइंट, सेक्शन 21 में एक स्पेशल प्रोविजन है सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए। बीएनएसएस की सेक्शन 64 से 71 तक जो ऑफेंसेस हैं, इनमें रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट, ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स आते हैं। इन ऑफेंसेस को ट्राई करने वाली कोर्ट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज एक वुमन होनी चाहिए। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स को फंसाता है। ये प्रोविजन कहती है एज फार एज प्रैक्टिकेबल। इसका मतलब ये एक गाइडलाइन है, मैंडेटरी रूल नहीं है। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आए बीएनएस सेक्शन 64 से 71 के ऑफेंसेस को केवल वुमन जज ही ट्राई कर सकती है, ये रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट है एज फार एज प्रैक्टिकेबल कोर्ट प्रिसाइडेड बाय अ वुमन, यानी जहां पॉसिबल हो वहां वुमन जज होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह वुमन जज अवेलेबल नहीं है तो ट्रायल रुकेगा नहीं। अब स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस क्या है और इसका क्या काम है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस एक मास्टर डायरेक्टरी की तरह है। इसमें क्लियरली लिस्टेड है कि कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है। जैसे किसी शॉपिंग मॉल में एक डायरेक्टरी बोर्ड होता है, फ्लोर 1 पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लोर 2 पर क्लोथिंग। वैसे ही फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है ये ऑफेंस सेशंस कोर्ट में जाएगा, ये मजिस्ट्रेट के पास। ये शेड्यूल बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब भी कोई केस फाइल होता है सबसे पहले देखा जाता है इस ऑफेंस के लिए कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22 बीएनएसएस की तरफ। इसका ओल्ड इक्विवेलेंट है सेक्शन 28 सीआरपीसी। सेक्शन 22 बताती है हाई कोर्ट्स और सेशंस जजेस कितनी और कैसी सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। सेक्शन 22 को 3 हिस्सों में समझो। पहला, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी सेंटेंस को पास कर सकती है जो लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है। कोई अपर लिमिट नहीं, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी। हाई कोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, सेशंस जज और एडिशनल सेशंस जज, ये भी किसी भी सेंटेंस को पास कर सकते हैं जो लॉ ने ऑथराइज्ड की है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा बट है, अगर सेशंस जज डेथ सेंटेंस पास करे तो वो सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना करे। तो सेशंस जज डेथ सेंटेंस दे सकता है, लेकिन वो रिकमेंडेशन है, फाइनल ऑर्डर नहीं। कंफर्मेशन हाई कोर्ट से लेना जरूरी है। इसके लिए एक एनालॉजी लो। सेशंस जज एक रीजनल डायरेक्टर की तरह है, बहुत पावरफुल है। लेकिन जब सबसे एक्सट्रीम डिसीजन यानी किसी की जान लेने का फैसला लेना हो तो हेड ऑफिस यानी हाई कोर्ट की मंजूरी चाहिए। अब स्टूडेंट से क्वेश्चन, क्या सेशंस जज डेथ सेंटेंस पास कर सकता है? हाँ, सेशंस जज डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होती। उसके लिए हाई कोर्ट का कंफर्मेशन मैंडेटरी है। ये एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है जो बीएनएसएस में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। अब एक और क्रिटिकल पॉइंट, सेक्शन 22 में फाइन के बारे में क्या कहा गया है? सेक्शन 22 फाइन के बारे में कंप्लीटली साइलेंट है हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के लिए। इसका मतलब इन कोर्ट्स पर फाइन की कोई सीलिंग नहीं है। हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट जितना चाहें उतना फाइन इंपोज कर सकते हैं जब तक वो लॉ के अंडर ऑथराइज्ड हों।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 23 BNSS। ये चैप्टर 3 का सबसे एग्जाम इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसका ओल्ड CRPC इक्विवेलेंट है सेक्शन 29। सेक्शन 23 बताता है मजिस्ट्रेट्स कितनी सेंटेंसेस पास कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट्स के 3 टियर्स हैं, इन्हें क्लियरली समझो। एग्जाम में इनके लिमिट्स को स्वैप करके रॉन्ग ऑप्शंस बनाए जाते हैं। पहला टियर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी CJM। CJM कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो लॉ ने ऑथराइज्ड की हो, लेकिन 3 सेंटेंसेस वो नहीं दे सकता। 1 डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, 3 इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से ज्यादा हो नहीं दे सकता। तो CJM की इम्प्रिजनमेंट सीलिंग है 7 साल, फाइन की कोई सीलिंग नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, क्या CJM पर फाइन की कोई लिमिट है? नहीं, CJM पर फाइन की कोई अपर लिमिट नहीं है। सेक्शन 23 में CJM के फाइन पर कोई सीलिंग नहीं दी गई है, केवल इम्प्रिजनमेंट पर सीलिंग है 7 साल। अब दूसरा टियर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी JMFC भी कहते हैं। 1 इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 3 साल तक, 2 फाइन मैक्सिमम 50,000 रुपए तक, 3 या दोनों या कम्युनिटी सर्विस। यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है जो BNSS ने किया है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओल्ड CRPC में JMFC के लिए फाइन की लिमिट थी 10,000 रुपए। BNSS ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया, यानी 5 गुना वृद्धि हुई। तो याद रखो, JMFC फाइन CRPC में 10,000 रुपए, BNSS में 50,000 रुपए। अब थर्ड टियर मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास यानी इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 साल तक, फाइन मैक्सिमम 10,000 रुपए तक, या दोनों या कम्युनिटी सर्विस। और यहाँ भी एक चेंज है। ओल्ड CRPC में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की फाइन लिमिट थी 5,000 रुपए, BNSS ने इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया, यानी 2 गुना वृद्धि। तो याद रखो, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट फाइन CRPC में 5,000 रुपए, BNSS में 10,000 रुपए। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, BNSS में GMSC की फाइन लिमिट को CRPC से कंपेयर करें तो कितने गुना इंक्रीज हुई? 5 गुना। CRPC में 10,000 रुपए थी, BNSS ने 50,000 रुपए कर दी, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के लिए 2 गुना, 5,000 रुपए से 10,000 रुपए। ये फाइन एनहांसमेंट प्रोविजन एक इंपॉर्टेंट BNSS अमेंडमेंट पॉइंट है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत कॉमनली आता है। अब आते हैं सेक्शन 23 के सबसे नए और सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन पर, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस ये BNSS की एक बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट है, पुराने CRPC में ये था ही नहीं। इसका मतलब है कोर्ट एक कन्विक्टेड पर्सन को ये आदेश दे सकती है कि वो कम्युनिटी के लिए काम करे, जैसे सरकारी अस्पताल में सफाई करना, पार्क मेंटेन करना या कोई सोशल वर्क करना। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कन्विक्ट को इस काम के लिए कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगी, यानी बिना तनख्वाह के काम करना। ये किन कोर्ट्स को अवेलेबल है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दोनों को। और ये किस जस्टिस फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है रिस्टोरेटिव जस्टिस और रिफॉर्मेटिव जस्टिस की फिलॉसफी को। मतलब पनिशमेंट का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि कन्विक्ट को समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना भी है, उसे सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करवाना है। ये BNSS की एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न सोच है जो प्योरली प्यूनिटिव अप्रोच से आगे जाती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन 23 से जुड़ा है, CJM और कम्युनिटी सर्विस। सेक्शन 23 में CJM के लिए कम्युनिटी सर्विस का मेंशन नहीं है। ये प्रोविजन स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट्स के लिए है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए CJM कम्युनिटी सर्विस की सेंटेंस दे सकता है, तो आंसर होगा सेक्शन 23 के अंडर CJM के लिए कम्युनिटी सर्विस का एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं जो BNSS ने किया है। पुराने CRPC के अंडर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक अलग कैटेगरी की कोर्ट होती थी, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी CMM। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये सिस्टम था। BNSS ने इस डिस्टिंक्शन को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। अब कोई CMM नहीं है। अब यूनिफॉर्मली पूरे देश में, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या रूरल एरिया, सब जगह CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होगा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में अगर पूछा जाए BNSS ने CRPC की किस कोर्ट को अबॉलिश किया, आंसर है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM। BNSS के अंडर ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 23 में जो फाइन लिमिट्स बढ़ाई गई हैं वो केवल उन ऑफेंसेस पर अप्लाई होंगी जो BNSS के एनफोर्समेंट के बाद कमिट हुए हों, यानी पुराने CRPC के टाइम में कमिट हुए ऑफेंसेस पर पुरानी फाइन लिमिट्स ही लागू होंगी। अब चलो एक बार पूरा सेक्शन 23 रिवाइज करते हैं फास्ट और क्लीन तरीके से। CJM कोई भी सेंटेंस दे सकता है, एक्सेप्शन डेथ नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं, फाइन कोई सीलिंग नहीं, कम्युनिटी सर्विस सेक्शन 23 में एक्सप्लिसिट नहीं मेंशन्ड, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट JMFC, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 3 साल, फाइन मैक्सिमम 50,000 रुपए, CRPC में था 10,000, 5x इंक्रीज, कम्युनिटी सर्विस अवेलेबल, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 1 साल, फाइन मैक्सिमम 10,000 रुपए, CRPC में था 5,000, 2x इंक्रीज, कम्युनिटी सर्विस अवेलेबल। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए, अगर सेशंस जज डेथ सेंटेंस पास करे और हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना करे तो क्या होगा? तो वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाई कोर्ट का कंफर्मेशन सेक्शन 22 BNSS के अंडर मैंडेटरी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। बिना कंफर्मेशन के सेशंस जज की डेथ सेंटेंस एक रिकमेंडेशन मात्र है, फाइनल जजमेंट नहीं। ये एक क्रूशल सेफगार्ड है ताकि किसी की जान गलत से ना जाए। बिल्कुल, और ये पॉइंट सेशंस जज और हाई कोर्ट की सेंटेंसिंग पावर के बीच फंडामेंटल डिफरेंस है। दोनों एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए सेशंस जज को हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, हाई कोर्ट को किसी से कंफर्मेशन नहीं लेनी। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BNS की सेक्शन 64 से 71 में कौन से ऑफेंसेस आते हैं और उनके लिए कौन सी स्पेशल प्रोविजन है?
BNS सेक्शन 64 से 71 में आते हैं रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रैफिकिंग जैसे ऑफेंसेस। इनके लिए सेक्शन 21 BNSS में प्रोविजन है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल इन्हें एक ऐसी कोर्ट ट्राई करे जिसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज एक वुमन हो। एज फार एज प्रैक्टिकेबल का मतलब है ये गाइडलाइन है, मैंडेटरी रूल नहीं। जहां पॉसिबल हो वुमन जज हो, जहां अवेलेबल नहीं हो ट्रायल रुकेगा नहीं। अब हम आते हैं BNSS चैप्टर 3 के दो बहुत ही हाई यील्ड सेक्शंस पर, सेक्शन 24 और सेक्शन 25। इन दोनों सेक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, कैलकुलेट करना है और प्रैक्टिस करना है। पहले शुरू करते हैं सेक्शन 24 BNSS से। इसका ओल्ड CRPC इक्विवेलेंट है सेक्शन 30। सेक्शन 24 एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन को हैंडल करता है। इमेजिन करो, एक कोर्ट ने किसी को फाइन की सज़ा दी, 20,000 रुपये भरो। लेकिन वो व्यक्ति फाइन भरने से मना कर दे या उसके पास पैसे ही ना हो, तो क्या कोर्ट उसे यूं ही छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। ऐसे में कोर्ट उस पर्सन को जेल भेज सकती है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। इसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन या डिफ़ॉल्ट सेंटेंस, यानी फाइन ना भरी तो जेल। और ये सेक्शन 24 स्पेसिफिकली मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स पर अप्लाई होता है। सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट पर ये कैप नहीं है, वो इस सेक्शन से बाउंड नहीं है। अब सेक्शन 24 में दो कोर कंडीशंस हैं जो एक साथ सैटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों को ध्यान से समझो। पहली कंडीशन, डिफ़ॉल्ट सेंटेंस मैजिस्ट्रेट की खुद की सेंटेंसिंग पावर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर है 3 साल, तो वो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस में 4 साल नहीं दे सकता। उसकी अपनी सीलिंग सेक्शन 23 के अंडर, वही उसकी डिफ़ॉल्ट सेंटेंस की भी सीलिंग है। दूसरी कंडीशन, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसे हम कहते हैं द 1 क्वार्टर रूल। ये रूल तब अप्लाई होती है जब कोर्ट ने पहले से सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दी हो, मतलब असली जेल की सज़ा भी दी हो। ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट सेंटेंस मैक्सिमम हो सकती है मैजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर का 1 क्वार्टर यानी 1/4। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने राजू को सेंटेंस दी, 2 साल जेल और 30,000 रुपये फाइन। राजू ने फाइन नहीं भरी, तो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस कितनी होगी? JMFC की मैक्सिमम पावर है 3 साल, 1/4 of 3 years equals 9 months। तो राजू की डिफ़ॉल्ट सेंटेंस मैक्सिमम 9 महीने होगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 9 महीने। ये 1/4 रूल इसलिए है ताकि अक्यूज्ड को डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट ना मिले। उसे पहले से ही सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट मिल रही है। फाइन ना भरने पर उसके ऊपर बहुत बड़ी एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं ला दी जा सकती। अब स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन। सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर है 1 साल। अगर उसने सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट भी दी हो, तो डिफ़ॉल्ट सेंटेंस मैक्सिमम कितनी होगी? 1/4 of 1 year equals 3 months। तो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट के केस में डिफ़ॉल्ट सेंटेंस मैक्सिमम 3 महीने होगी। और CGM की मैक्सिमम पावर है 7 साल, तो उसके केस में 1/4 of 7 years equals 1 year 9 months यानी 21 months। इन नंबर्स को याद कर लो। GMFC 1/4 of 3 years equals 9 months। सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट 1/4 of 1 year equals 3 months। CGM 1/4 of 7 years equals 21 months। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन, क्या डिफ़ॉल्ट सेंटेंस सब्सटैंटिव सेंटेंस के ऊपर ऐड हो सकती है? मतलब क्या दोनों एक साथ चलेंगी? हाँ, और ये सेक्शन 24(2) में एक्सप्लिसिटली बताया गया है। डिफ़ॉल्ट इम्प्रिजनमेंट सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट के एडिशन में दी जा सकती है, यानी ऊपर से ऐड होगी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंबाइंड टोटल यानी सब्सटैंटिव प्लस डिफ़ॉल्ट मिलाकर मैजिस्ट्रेट की नॉर्मल सीलिंग से ज़्यादा हो सकता है, और ये एक्सप्रेसली परमिटेड है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल की तरह सोचो। तुमने मेन बिल पे किया, वो है सब्सटैंटिव सेंटेंस, लेकिन लेट फी नहीं भरी, वो है फाइन। लेट फी पे नहीं की तो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी, वो है डिफ़ॉल्ट सेंटेंस। दोनों पेनल्टीज अलग अलग हैं और स्टैक हो सकती हैं। तो सेक्शन 24 की की पॉइंट्स याद रखो। डिफ़ॉल्ट सेंटेंस यानी फाइन न भरने पर जेल, ओनली मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स पर अप्लीकेबल। कंडीशन 1, मैजिस्ट्रेट की ओन पावर से ज़्यादा नहीं। कंडीशन 2, अगर सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दी है तो डिफ़ॉल्ट इज लेस देन 1/4 ऑफ मैजिस्ट्रेट्स मैक्स पावर। डिफ़ॉल्ट सेंटेंस सब्सटैंटिव की एडिशन में हो सकती है। कंबाइंड टोटल मैजिस्ट्रेट की सीलिंग से ज़्यादा हो सकता है, ये अलाउड है। ओल्ड इक्विवेलेंट सेक्शन 30 CRPC। अब आते हैं सेक्शन 25 BNSS पर। यह चैप्टर 3 का सबसे न्यूमेरिकली चैलेंजिंग सेक्शन है। ओल्ड CRPC इक्विवेलेंट है सेक्शन 31। सेक्शन 25 उस सिचुएशन को हैंडल करता है जब एक ही व्यक्ति एक ही ट्रायल में मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड हो। तो सोचो, विक्रम ने एक ही बार में 3 क्राइम्स किए, थेफ्ट, असॉल्ट और फोर्जरी। तीनों के लिए वो कन्विक्टेड हुआ। अब उसे तीनों की सेपरेट सजाएं मिलेंगी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सजाएं एक साथ चलेंगी या एक के बाद एक? इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं।
पहला, कंकरेंट सेंटेंसेस। इसका मतलब सभी सजाएं एक साथ साइमल्टेनियसली चलती हैं। जैसे तुम एक ही टाइम में 3 डिशेस गैस पर चढ़ा दो, तीनों एक साथ पकेंगी, टोटल टाइम वही रहेगा जो सबसे लंबी सेंटेंस है। दूसरा, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू होगी। जैसे डिशेस एक एक करके पकाओ, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। कंकरेंट ज़्यादा लीनियंट है, कंसेक्यूटिव ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। कोर्ट को ये डिसाइड करने का डिस्क्रेशन है कंकरेंट दे या कंसेक्यूटिव, लेकिन ये डिस्क्रेशन आर्बिट्ररी नहीं है। कोर्ट को ऑफेंसेस की ग्रेविटी यानी गंभीरता को कंसिडर करना होगा। गंभीर ऑफेंसेस में कंसेक्यूटिव ज़्यादा लाइकली है। और ये प्रोविजन सब्जेक्ट है बीएनएस सेक्शन 9 के, जो ओल्ड आईपीसी के सेक्शन 71 का इक्विवेलेंट है। बीएनएसएस 9 उन केसेस को हैंडल करता है जहां एक एक्ट मल्टीपल प्रोविजंस के अंडर ऑफेंस बनता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, कंकरेंट और कंसेक्यूटिव में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? कंकरेंट में सभी सेंटेंसेस एक साथ चलती हैं। इफेक्टिव पनिशमेंट वही है जो सबसे लंबी सेंटेंस है। कंसेक्यूटिव में सेंटेंसेस एक के बाद एक चलती हैं। इफेक्टिव पनिशमेंट सभी सेंटेंसेस का टोटल होता है। इसीलिए क्रिमिनल अक्सर कंकरेंट सेंटेंसेस प्रेफर करते हैं और प्रोसिक्यूशन कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस आर्ग्यू करती है। अब आता है सेक्शन 25 का सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम क्रिटिकल हिस्सा, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस पर 2 कैप्स। जब कोर्ट कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस ऑर्डर करे तो एग्रीगेट यानी कुल मिलाकर पनिशमेंट 2 कैप्स से बाउंड होती है। दोनों कैप्स एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो भी लोअर हो वो अप्लाई होगी। कैप ए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 20 साल। चाहे कितने भी ऑफेंसेस हों, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस का टोटल कभी भी 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट सीलिंग है, कोई एक्सेप्शन नहीं। कैप बी, ट्वाइस द कोर्ट सिंगल ऑफेंस पावर। एग्रीगेट पनिशमेंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती जो उस कोर्ट की सिंगल ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पावर का 2 गुना हो। मतलब जेएमएफसी की एक ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पावर है 3 साल, तो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस में एग्रीगेट मैक्सिमम होगी 2 × 3 = 6 साल। अब स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, अगर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने किसी को 3 ऑफेंसेस में कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस दी और हर ऑफेंस में 1 साल की सेंटेंस है, तो एक्चुअल टोटल होगा 3 साल। लेकिन कैप बी क्या कहती है? सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट की मैक्सिमम पावर है 1 साल। कैप बी के अनुसार मैक्सिमम एग्रीगेट = 2 × 1 = 2 साल। लेकिन सिंपल सम है 3 साल। 3 इज ग्रेटर देन 2 साल, तो कैप बी अप्लाई होगी। फाइनल सेंटेंस होगी 2 साल, 3 साल नहीं। और कैप ए 2 साल इज लेस देन 20 साल, तो कैप ए वायलेटेड नहीं है। ये कैलकुलेशन मेथड एग्जाम में बहुत काम आती है। हमेशा दोनों कैप्स चेक करो, सिंपल सम से कंपेयर करो और जो भी लोअर हो वही मैक्सिमम एग्रीगेट होगी। अब एक फुल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। सिनारियो, एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने मोहन को 4 ऑफेंसेस में कन्विक्ट किया। हर ऑफेंस में 2 साल की सेंटेंस। कोर्ट ने कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस ऑर्डर किए। स्टेप 1, सिंपल सम कैलकुलेट करो। 4 × 2 = 8 साल। स्टेप 2, कैप ए चेक करो। 8 साल इज लेस देन 20 साल, कैप वायलेटेड नहीं। स्टेप 3, कैप बी चेक करो। जेएमएफसी की मैक्सिमम पावर = 3 साल। कैप बी = 2 × 3 = 6 साल, लेकिन सिंपल सम है 8 साल। 8 इज ग्रेटर देन 6। स्टेप 4, कैप बी वायलेटेड है, तो 6 साल अप्लाई होगी। फाइनल आंसर, मोहन को 6 साल की सजा मिलेगी, 8 साल नहीं। अब सीजीएम के लिए कैलकुलेट करो। सीजीएम की मैक्सिमम पावर है 7 साल। कैप बी = 2 × 7 = 14 साल। कैप ए = 20 साल, तो सीजीएम के केस में इफेक्टिव सीलिंग है 14 साल, क्योंकि 14 इज लेस देन 20। सेशंस जज के लिए उनकी सेंटेंसिंग पावर वेरी हाई है। कैप बी टेक्निकली बहुत बड़ी बन सकती है, लेकिन कैप ए का 20 साल का एब्सोल्यूट सीलिंग हमेशा अप्लाई करेगी, तो सेशंस जज के लिए इफेक्टिव सीलिंग है 20 साल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अगर कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस का एग्रीगेट कोर्ट की सिंगल ऑफेंस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या कोर्ट को केस हायर कोर्ट को रेफर करना होगा? नहीं, सेक्शन 25 क्लियरली कहता है कोर्ट को केवल इसलिए केस हायर कोर्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्रीगेट कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस उसकी सिंगल ऑफेंस लिमिट से ज्यादा हो गई। दोनों कैप्स, कैप ए और कैप बी, खुद ही उस सिचुएशन को हैंडल करती है। रेफरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव रूल है। एग्जाम में क्या कोर्ट को हायर कोर्ट को रेफर करना होगा? आंसर होगा नो। अब एक और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपील के लिए रूल। जब कोर्ट कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस देती है और अक्यूज्ड अपील करना चाहे तो अपील के पर्पस के लिए सभी कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंगल सेंटेंस माना जाता है। इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है, अक्यूज्ड को हर ऑफेंस की सेंटेंस के अगेंस्ट सेपरेटली अपील नहीं करनी पड़ती, एक कंबाइंड अपील ही काफी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, अगर किसी को 3 ऑफेंसेस में कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस मिली तो अपील के लिए कितनी सेंटेंसेस मानी जाएंगी? सिर्फ एक। सभी कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस को एग्रीगेट करके एक सिंगल सेंटेंस माना जाता है अपील के पर्पस के लिए। ये अक्यूज्ड के लिए प्रोसीजरली ईजियर है। अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 3 के आखिरी हिस्से पर, सेक्शंस 26, 27, 28 और 29। ये सेक्शंस थोड़े प्रोसीजरल हैं, लेकिन एग्जाम में इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इनकी ब्यूटी ये है कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये फॉरगेट नहीं होते। शुरू करते हैं सेक्शन 26 बीएनएसएस से। इसका ओल्ड सीआरपीसी इक्विवेलेंट है सेक्शन 32। सेक्शन 26 बताता है पावर्स को फॉर्मली कैसे कन्फर किया जाता है, मतलब जब गवर्नमेंट या हाई कोर्ट किसी ऑफिसर को स्पेशल जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव पावर्स देना चाहे तो उसका ऑफिशियल और वैलिड तरीका क्या है।
सबसे पहले ये जानो पावर्स कन्फर कौन कर सकता है। सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ हैं, पहली हाई कोर्ट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। कोई और ये नहीं कर सकता, कोई जूनियर ऑफिसर या डिपार्टमेंट ये अथॉरिटी नहीं रखता। अब पावर्स कन्फर करने के 2 मोड्स हैं और ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोड 1 बाय नेम यानी स्पेसिफिकली। इसमें ऑर्डर में उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा जाता है, जैसे श्री रमेश कुमार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ को हियर बाय ये पावर्स दी जाती हैं। मोड 2 बाय ऑफिस या टाइटल यानी जनरली। इसमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं होता, बल्कि डेजिग्नेशन या पोस्ट का नाम होता है, जैसे महाराष्ट्र राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये पावर्स प्राप्त होंगी। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों मोड्स में प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल कौन सा है? मोड 2 बाय ऑफिस, क्योंकि जब कोई नया पर्सन उस पोस्ट पर आता है तो उसे ऑटोमेटिकली वो पावर्स मिल जाती हैं। हर बार फ्रेश ऑर्डर जारी नहीं करना पड़ता। जैसे अगर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर्स दी गई हैं, तो जब पुराना डीएम ट्रांसफर हो जाए और नया डीएम आए, नए डीएम को ऑटोमेटिकली वो पावर्स मिल जाएंगी बिना नए ऑर्डर के। अब सेक्शन 26 का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ये ऑर्डर कब से इफेक्टिव होता है? ऑर्डर उस डेट से इफेक्टिव होता है जब वो उस पर्सन को कम्युनिकेट किया जाए जिसे पावर्स दी जा रही हैं। ऑर्डर साइन होने की डेट नहीं, ऑर्डर इश्यू होने की डेट नहीं, कम्युनिकेशन की डेट, यही ट्रिगर है। इसे एक एनालॉजी से समझो। बैंक का पावर ऑफ अटॉर्नी वो तब वैलिड होती है जब कंसर्न पर्सन को फॉर्मली बताया जाए और वो रिसीव करे। सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करना काफी नहीं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए सेक्शन 26 BNSS के अंडर एम्पावरमेंट ऑर्डर कब से इफेक्टिव होता है, आंसर होगा डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू द एम्पावर्ड पर्सन। और अगर पूछा जाए पावर्स कौन कन्फर कर सकता है, आंसर होगा हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। बस यही 2। सेक्शन 26 के की पॉइंट्स: ओल्ड इक्विवेलेंट S32 CRPC, पावर्स कन्फर करने वाले हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। मोड 1 बाय नेम स्पेसिफिक पर्सन, मोड 2 बाय ऑफिस या टाइटल, क्लास ऑफ ऑफिशियल्स, इफेक्टिव डेट, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, साइनिंग डेट नहीं। अब सेक्शन 27 BNSS पर आते हैं। ओल्ड इक्विवेलेंट है सेक्शन 33 CRPC। सेक्शन 27 एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन हैंडल करता है, ट्रांसफर। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ट्रांसफर होता रहता है, तो जब किसी ऑफिसर को BNSS के अंडर पावर्स मिली हों और उसका ट्रांसफर हो जाए, तो क्या उसे नई पोस्टिंग पर नया एम्पावरमेंट ऑर्डर लेना होगा? नहीं, और यही सेक्शन 27 का कोर रूल है। अगर एक ऑफिसर को किसी लोकल एरिया में BNSS पावर्स दी गई हैं और उसे ट्रांसफ़र किया जाए किसी इक्वल या हायर ऑफिस में जो सेम नेचर का हो और सेम स्टेट के अंडर हो, तो वो ऑफिसर अपनी नई पोस्टिंग पर ऑटोमेटिकली उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं चाहिए। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को BNSS पावर्स मिली हुई हैं, उन्हें ट्रांसफ़र किया गया वाराणसी का DM बनने के लिए। सेम रैंक, सेम टाइप ऑफ पोस्ट, सेम स्टेट, UP। तो वाराणसी जाते ही ऑटोमेटिकली उन्हें वही पावर्स मिल जाएंगी, नया लेटर नहीं चाहिए। लेकिन इस ऑटोमेटिक कैरीओवर के लिए 3 कंडीशन जरूरी हैं और एग्जाम में इन्हें स्वाप करके रॉन्ग ऑप्शंस बनते हैं। कंडीशन 1, नई पोस्टिंग इक्वल या हायर रैंक की होनी चाहिए। लोअर रैंक की पोस्ट पर ऑटोमेटिक कैरीओवर नहीं होगा। कंडीशन 2, नई पोस्टिंग सेम नेचर की होनी चाहिए। जुडिशियल पोस्ट से जुडिशियल पोस्ट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट से एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्रॉस नहीं होगा। कंडीशन 3, सेम स्टेट के अंडर होना चाहिए। दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो तो ऑटोमेटिक कैरीओवर नहीं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, अगर एक JMFC को ट्रांसफ़र करके किसी छोटी कोर्ट में भेजा जाए जो लोअर रैंक की हो, तो क्या उसकी BNSS पावर्स ऑटोमेटिकली कैरी होंगी? नहीं, लोअर ऑफिस में ऑटोमेटिक कैरीओवर नहीं होता। ये सेक्शन 27 की एक्सप्लिसिट कंडीशन है। इक्वल और हायर ऑफिस, लोअर ऑफिस पर फ्रेश एम्पावरमेंट ऑर्डर लेना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो इस ऑटोमेटिक कैरीओवर को ओवरराइड कर सकते हैं अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शन दी हो कि इस ऑफिसर को न्यू पोस्टिंग पर पावर्स नहीं मिलेंगी, तो ऑटोमेटिक कैरीओवर नहीं होगा। सेक्शन 27 के की पॉइंट्स: ओल्ड इक्विवेलेंट S33 CRPC, ट्रांसफ़र पर फ्रेश ऑर्डर की ज़रूरत नहीं अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हों। कंडीशंस इक्वल या हायर रैंक प्लस सेम नेचर प्लस सेम स्टेट। लोअर ऑफिस, डिफरेंट नेचर या डिफरेंट स्टेट, ऑटोमेटिक कैरी ओवर नहीं। हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन से ओवरराइड हो सकता है। ऑफिसर नई पोस्टिंग की लोकल एरिया में पावर्स एक्सरसाइज करेगा, पुरानी में नहीं। अब आते हैं सेक्शन 28 BNSS पर, ओल्ड इक्विवेलेंट सेक्शन 34 CRPC। सेक्शन 28 पावर्स को विड्रॉ करने के बारे में है। जैसे पावर्स दी जा सकती हैं वैसे ही वापस भी ली जा सकती हैं। सेक्शन 28 का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, जिसने पावर दी वही वापस ले सकता है। लेकिन यहाँ एक हायरार्की है जो एग्जाम में पूछी जाती है। लेवल 1,
हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों किसी भी पावर को विड्रॉ कर सकते हैं जो उन्होंने कन्फर की हो, पार्शियली भी और कंप्लीटली भी। और सिर्फ अपनी कन्फर्ड पावर्स नहीं, बल्कि उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ने जो पावर्स कन्फर की हों वो भी विड्रॉ कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट की अथॉरिटी सबसे ब्रॉड है। लेवल 2 सीजेएम या डीएम, ये केवल वो पावर्स विड्रॉ कर सकते हैं जो उन्होंने खुद कन्फर की हों। सीजेएम हाई कोर्ट द्वारा कन्फर पावर्स विड्रॉ नहीं कर सकता, डीएम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कन्फर पावर्स विड्रॉ नहीं कर सकता। ये स्ट्रिक्ट हायरार्की है। जूनियर ऑफिसर सीनियर अथॉरिटी की डिसीजंस को अंडू नहीं कर सकता। इसे कंपनी एनालॉजी से समझो। सीईओ किसी भी मैनेजर की डेलीगेशन रिवोक कर सकता है, चाहे वो डेलीगेशन किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट हेड सिर्फ अपनी खुद की डेलीगेशन ही रिवोक कर सकता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, क्या सीजेएम हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्ड पावर्स को विड्रॉ कर सकता है? नहीं, सीजेएम केवल वो पावर्स विड्रॉ कर सकता है जो उसने खुद कन्फर की हो। हाई कोर्ट की कन्फर पावर्स को विड्रॉ करने का अधिकार सीजेएम के पास नहीं है। ये हायरार्की स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। विड्रॉल पार्शियल भी हो सकता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पावर्स वापस लेना, और टोटल भी, मतलब सभी पावर्स एक साथ वापस लेना। सेक्शन 28 के की पॉइंट्स: ओल्ड इक्विवेलेंट सेक्शन 34 सीआरपीसी, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी और सबऑर्डिनेट्स की कन्फर्ड पावर्स भी विड्रॉ कर सकते हैं। सीजीएम या डीएम केवल खुद की कन्फर्ड पावर्स, पार्शियल या टोटल विड्रॉल पॉसिबल है। प्रिंसिपल जो देता है वही वापस लेता है। अब आते हैं चैप्टर 3 के आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 29 बीएनएसएस, ओल्ड इक्विवेलेंट सेक्शन 35 सीआरपीसी। ये सेक्शन एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जुडिशियल कंटिन्यूटी। कोर्ट्स में केसेस महीनों सालों चलते हैं। उस दौरान जज या मजिस्ट्रेट रिटायर हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। अगर हर बार जज बदलें को केस रीस्टार्ट होता तो जस्टिस सिस्टम कंप्लीटली जैम हो जाता। सेक्शन 29 ये इंश्योर करता है कि जब जज या मजिस्ट्रेट बदलें तो केस वहीं से कंटिन्यू होगा जहां छोड़ा था। सक्सेसर इन ऑफिस पूरी तरह अपने प्रेडिसेसर की जगह स्टेप इन करता है। सेक्शन 29(1) कहता है जज या मजिस्ट्रेट की पावर्स और ड्यूटीज उनके सक्सेसर इन ऑफिस द्वारा एक्सरसाइज और परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसे रिले रेस की तरह समझो। बैटन एक रनर से दूसरे रनर को पास होती है, रेस वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पहले रनर ने छोड़ी। रेस स्टार्ट से नहीं होती। सक्सेसर को वो सभी पावर्स और ड्यूटीज मिलती हैं, दोनों, केवल पावर्स नहीं, ड्यूटीज भी। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन है सक्सेसर, किसको केस मिलेगा। इसके लिए सेक्शन 29 में 2 सेपरेट रूल्स हैं। सेक्शन 29(2), जज के सक्सेसर के बारे में डाउट हो तो सेशंस जज रिटन ऑर्डर के द्वारा डिसाइड करेगा कि कौन सक्सेसर माना जाएगा। सेक्शन 29(3), मजिस्ट्रेट के सक्सेसर के बारे में डाउट हो तो सीजेएम या डीएम एज द केस में भी रिटन ऑर्डर के द्वारा डिसाइड करेगा। यहाँ एज द केस मे बी का मतलब समझो। अगर डाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सक्सेसर के बारे में है तो सीजेएम डिसाइड करेगा, और अगर डाउट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सक्सेसर के बारे में है तो डीएम डिसाइड करेगा। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, अगर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सक्सेसर के बारे में डाउट हो तो कौन डिसाइड करेगा? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो रिटन ऑर्डर के थ्रू ये डिसाइड करेगा। और अगर किसी जज के सक्सेसर के बारे में डाउट हो तो सेशंस जज, वो भी रिटन ऑर्डर के थ्रू डिसाइड करेगा। यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट, ये डिसीजन बाय ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए। वर्बल डिसीजन वैलिड नहीं है, ये एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सेक्शन 29 के की पॉइंट्स: ओल्ड इक्विवेलेंट सेक्शन 35 सीआरपीसी, सक्सेसर इन ऑफिस को प्रेडिसेसर की सभी पावर्स और ड्यूटीज मिलती हैं। केसेस रीस्टार्ट नहीं होते, कंटिन्यूटी ऑफ जस्टिस इंश्योर होती है। जज के सक्सेसर में डाउट, सेशंस जज डिसाइड्स, रिटन ऑर्डर। मजिस्ट्रेट के सक्सेसर में डाउट, सीजेएम या डीएम डिसाइड्स, रिटन ऑर्डर। सीजेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सक्सेसर, डीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सक्सेसर। डिसीजन हमेशा लिखित होनी चाहिए, वर्बल नहीं। अब पूरे चैप्टर 3 का एक ग्रैंड रिवीजन करते हैं, सभी 9 सेक्शंस को एक साथ। सेक्शन 21 बीएनएसएस सेक्शन 26 सीआरपीसी का इक्विवेलेंट, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस ट्राइबल, बीएनएसएस ऑफेंसेस हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल कोर्ट, नॉन बीएनएसएस ऑफेंसेस नेम्ड कोर्ट या फर्स्ट शेड्यूल या हाई कोर्ट, बीएनएसएस सेक्शन 64 to 71, विमेन जज एज फार एज प्रैक्टिकेबल। सेक्शन 22 बीएनएसएस सेक्शन 28 सीआरपीसी का इक्विवेलेंट, हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, नो रिस्ट्रिक्शन, सेशंस जज एनी सेंटेंस, लेकिन डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कॉन्फर्मेशन चाहिए। सेक्शन 23 बीएनएसएस सेक्शन 29 सीआरपीसी का इक्विवेलेंट, सीजेएम मैक्स 7 years, नो फाइन सीलिंग, जेएमएफसी 3 years, ₹50,000, सेकेंड क्लास 1 year, ₹10,000।
कम्युनिटी सर्विस नई कॉन्सेप्ट, CMM अबॉलिश्ड, सेक्शन 24 BNSS, सेक्शन 30 CRPC का इक्विवेलेंट, फाइन न भरने पर डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट, ओनली मैजिस्ट्रेट्स पर एप्लीकेबल, सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दी है तो डिफॉल्ट लेस देन 1/4 ऑफ मैक्स पावर, डिफॉल्ट सेंटेंस सब्सटैंटिव के ऊपर ऐड हो सकती है। सेक्शन 25 BNSS सेक्शन 31 CRPC का इक्विवेलेंट, मल्टीपल ऑफेंस कन्वेक्शन, कंकरेंट या कॉन्सिक्यूटिव ग्रेविटी देखकर डिसाइड करें।